हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नई यूट्यूब वीडियो में। और आज की कहानी है तलाकशुदा पति पत्नी की। रमेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ी। पता नहीं कब से उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देखा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती जैसी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की? क्या अभी तक वो मेरी तरह अकेली है? रमेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रागिनी की नज़र भी रमेश पर पड़ी। नज़रें मिली तो रमेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं रमेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट के नीचे से उतर आया और रागिनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब रमेश रागिनी के पास बैठ गया। बैठते ही रमेश बोला, कैसी हो रागिनी? रागिनी ने नज़र न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? रमेश बोला, मैं ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इसी कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भैया के पास ही हैं, बीमार हैं, इसलिए उनसे मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर चुप रहने के बाद फिर रमेश बोला, एक बात पूछूं रागिनी? रागिनी ने हाँ में सिर हिलाया। बोली, पूछिए, क्या कह रहे हैं? रमेश संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब रमेश ने दोबारा पूछा तो रागिनी ने पूछा कि आपने की शादी? रमेश ने ना में सिर हिलाते हुए बोला। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आया। रमेश बोला, खाओगी रागिनी? ना में सिर हिलाया। रमेश ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कुल्फ़ी है। वो थोड़ा सा मुस्कुराई तो रमेश ने महसूस किया कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। रमेश दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। रमेश बोले, क्या शर्त है? तो रागिनी बोली, पैसे मैं दूंगी। रमेश कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने 2 कुल्फियाँ खरीद ली। एक कुल्फी रमेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए रमेश बोला, तलाक के समय तो कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंस कर बोली, अगर ले लेती तो अपने जमीर को क्या जवाब देती? तो ज़मीर तो रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे तो पल रही हो। रमेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना करती थी तब आप मेरी एक बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज हमारे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता, दूसरा 6 साल का होता। क्या करूं? बच्चों की पता चली तो रमेश की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन वो पुरुष था, आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैं कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झूल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के न होने पर रागिनी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भले चंगी छोड़ कर आई थी, उनको क्या हो गया? इस बार रमेश अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और बोला कि वह तुम्हें हर दिन याद करती थी। बोलती थी कि बहू को वापस घर ले आओ। उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं घर वापस नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। रमेश बोला, वापस कब जाओगी? बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल
सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। रमेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगे? रागिनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं कर पाते, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलेगी उसे टिकट लेकर चढ़ जाऊंगी। इतना कहकर नीचे उतर गई। रमेश अपना सूटकेस संभालता हुआ और उसके पीछे से और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चलूँगा। बताओ कितने बजे मिलोगी? रागिनी ऑटो में बैठते हुए बोली, 9 बजे यहाँ मिलेगी। फिर उसके देखते ही देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। जो रमेश कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर रागिनी के साथ पाने के लिए उसने अपना काम शेड्यूल चेंज कर दिया। उसने अपना काम जल्दी से पूरा किया, बिजनेस का काम, और अगले दिन सुबह 8 बजे स्टेशन पर आ गया। रागिनी 9 बजे की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रागिनी बहुत खुश थी। बोली, माँ बिल्कुल ठीक है। यह रमेश बोला, तुम्हारा भी टिकट लाया हूँ। अब ₹30 के टिकट के लिए कुछ मत कहना। रागिनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फ़ी खाते हैं। पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर फिर मुस्कुरा दी। जब भी मुस्कुराती थी रमेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। रमेश कुछ कहने के लिए दिल से मचल रहा था, मगर डर भी रहा था वह मना कर देगी। रमेश नोटिस कर रहा था कि रागिनी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहन कर आई है। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके रागिनी के ललाट पर लटका बालों की एक लड़ी झूम रही थी। उसे देखकर रमेश के दिल में एहसास हो उठता है, यह औरत कभी उसकी ज़िंदगी में थी, मगर वो उसे संभाल कर नहीं रख सका। रमेश के मन में स्थिति अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बातें तो कर लो। रमेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रागिनी को झटका सा लगा। बोली, फिर मेरे साथ सफ़र क्यों कर रहे हो आप? रमेश बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्म जन्म के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। पर इतनी जल्दी में सारी बातें बोल के रागिनी बस उसका मुंह देखते रह गई और मैं आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। रो पड़ा। रागिनी चुप हुई, बस उसके चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। रमेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तुम जो कहोगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आओ। रागिनी ने अपने माथे पर से साड़ी तोड़ी पीछे सरकाई, फिर बोली, इधर देखिए ज़रा। रमेश ने देखा, रागिनी ने पूरी मांग भर रखी थी। वो बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैं कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए। मेरा हमसफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। मैं थक गई हूँ अकेले चलते चलते। वह अजीब सी मुद्रा से मुस्कुराने लगी। रमेश बोला, मैं जानता हूँ, जब तेरा दिल रोने का होता है तो ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रो कि आंसुओं को बहने दे। और रागिनी का संयम जवाब देता था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ट्रेन में पूरे डिब्बे बोगी के लोग उसे देखने लगे, मगर रागिनी ने किसी की परवाह नहीं की। वह रमेश के कंधों पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद रागिनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रागिनी को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी का एक नया सफ़र फिर शुरू किया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहा था। अब रमेश के कंधे पर सर रखी थी और आंखें बंद करके बंद बंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, टेक केयर।